गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की कक्षा फिर से मैं आप सबके साथ लेकर आया हूँ जितेश मिश्रा, शैल देवी महाविद्यालय, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में। आज क्लास बीकॉम सेकेंड ईयर और एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स के सारे स्टूडेंट्स के लिए हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमलगमेशन। हिंदी में कहा जाता है इसे एकीकरण। बीते पिछले दिनों में बहुत सारे बच्चे वीडियोस से घर में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं उनके, और जो डाउट आ रहे हैं आप उससे बातचीत भी कर रहे हैं। बीते अरसे कुछ एक आध दो दिनों में ही आपने इस चैप्टर पे डाउट क्रिएट किया और कहा कि आप में एकीकरण से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, इसलिए मैं आज इस चैप्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। अमलगमेशन, एकीकरण। सबसे पहले इस शब्द का मीनिंग समझ लेते हैं बच्चों। एकीकरण हिंदी वर्ड का अगर मतलब निकालें तो बात सीधी सी है, एक होना, एक करना कहलाता है एकीकरण। अर्थात जब कभी भी कोई भी दो कंपनी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, ये दोनों कंपनीज हैं। अगर ये दोनों कंपनियां, ये कोई भी हो सकती है XYZ, अगर ये दोनों कंपनियां आपस में मिलकर कभी भी कोई एक कंपनी बना लें और एक होकर के चलने लगे, दो अलग अलग ना होकर के हमेशा कभी एक होकर के चलने लगे, तो इस तरीके से एक होकर चलने वाली किसी भी प्रकार की जो नई कंपनी या इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इसे ही हम कहते हैं एकीकरण, अमलगमेशन। मतलब दो अलग अलग उपक्रमों का, दो अलग अलग व्यवसायों का, दो अलग अलग कंपनीज का जो कभी एक साथ आकर के एक साथ व्यापार करना प्रारंभ कर देती हैं, तो इस प्रकार की चीजों को हम एकीकरण कहते हैं। बच्चों, एकीकरण दो प्रकार के होते हैं। सिंपली जो अमलगमेशन हम पढ़ते हैं, ये अमलगमेशन हमारे एज पर अकाउंटिंग सिस्टम दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। पहला तरीका होता है नेचर ऑफ मर्जर। नेचर ऑफ मर्जर अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं विलय का एकीकरण। विलय का एकीकरण, ठीक। और दूसरा बच्चों इसका तरीका होता है नेचर ऑफ परचेस, अर्थात क्रय का एकीकरण। अब डाउट यह है कि कैसे, क्या होता है विलय, मर्जर, और क्या होता है क्रय। चलिए इसे भी बड़े आसानी से, बड़े आराम से समझाता हूं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं नेचर ऑफ मर्जर, अर्थात विलय का एकीकरण। बच्चों, इस विलय शब्द पर, मर्जर पर आप बड़े थोड़े ध्यान से अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो मैं थोड़ा विलय शब्द को एक विलयन से आपको समझाना चाहूंगा। विलयन अर्थात हमने बचपन में ही विज्ञान में, साइंस में हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक घोल होता है, घोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गिलास पानी में और उस एक गिलास पानी में आप शक्कर मिला दें और उसे अच्छे तरीके से घोल लें, तो अच्छे तरीके से घोलने के बाद आपको यह समझ में आएगा, अब न तो आप उसमें पानी अलग से देख पाएंगे और न ही आप उसमें शक्कर अलग से देख पाएंगे। अब आप जो वो घोल देख रहे हैं, उस शक्कर और पानी दोनों का ही मिला हुआ स्वरूप है। अर्थात वो जो चीज बनी जिसमें अब आप पानी और शक्कर को अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, वही कहलाएगा विलयन। और बच्चों, मैं उस उदाहरण का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसमें अलग दो पदार्थ थे, एक पदार्थ पानी था और दूसरा पदार्थ शक्कर था, लेकिन मिलने के बाद उन दोनों ने अपना वास्तविक रूप खो दिया। पानी नहीं रहा और शक्कर नहीं रहा, दोनों आपस में मिलकर के अब उन्होंने एक नया पदार्थ बना दिया है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में शरबत का रूप दे सकते हैं, ठीक। तो बच्चों, अगर आपको मर्जर समझना है, विलय समझना है, तो विलय में भी यही काम होता है। कैसे? अब मान लीजिए अगर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, और अगर मान लीजिए ये दोनों कंपनियों ने आपस में एफर्ट किए, आपस में कोशिश की कि हम दोनों एक हो जाएं और मिल करके एक नया नाम लेकर के व्यापार प्रारंभ करें और नई तरीके से हम अपने व्यापार का संचालन करते रहें, तो ऐसी स्थिति में डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ए ने भी एफर्ट किया और बी ने भी एफर्ट किया, और अंततः इन दोनों आपस में लास्ट में जाकर के एक नई कंपनी सी बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ए और बी अपना वास्तविक जो रूप है, अपना जो नाम है, वो उसे खो देते हैं और एक नया नाम बन जाता है जो कहलाता है न्यू कंपनी सी।
इस तरीके की चीजों में जहां पर पुरानी दोनों की दोनों कंपनियों ने एफर्ट किया और एफर्ट करके एक नई कंपनी बनाई, वहां पर होने वाला जो प्रकार है वो मर्जर कहलाएगा, वो विलय के स्वभाव का एकीकरण कहलाएगा। ऐसी स्थिति में हम कंपनियों को नाम भी देते हैं। ये तो मैंने अपने एग्जांपल के वे में ए और बी मैंने लिख दिया है, लेकिन इनका एक विशेष नाम भी होता है। अगर हिंदी में मैं इस नाम की बात करूं तो इन्हें, इन दोनों कंपनियों को जिन्होंने मिलने की कोशिश की और सी कंपनी बनाई, इन दोनों को यहां पर कहा जाएगा हस्तांतरक कंपनी। ये भी बनेगी हस्तांतरक और ये भी बनेगी हस्तांतरक। और जो नई कंपनी बन गई इसे कहा जाएगा हस्तांतरी कंपनी। इंग्लिश में बच्चों से कहते हैं हस्तांतरक को ट्रांसफरर, ट्रांसफरर, और ये भी रहेगी सेम ट्रांसफरर। और जो नई कंपनी बनती है ये हो जाएगी आपकी ट्रांसफरी, ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चों कौन सा तरीका, कौन सा, नेचर ऑफ मर्जर, यानी कि विलय का स्वभाव। जब दो पुरानी कंपनियां अपने नाम को खोकर दोनों ही अपनी कोशिशों से मिलकर के एक नई कंपनी बना दें तो उसे कहा जाता है विलय का एकीकरण, नेचर ऑफ मर्जर, अमल के मिशन। ठीक, अब हम दूसरे वाले को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आ रहा हूं बच्चों नेचर ऑफ परचेस, यानी कि क्रय का एकीकरण। क्रय का एकीकरण, क्रय के एकीकरण को समझने के लिए बच्चों मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा माने, डायग्रामेटिकली समझें, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। मैंने इसके पहले वाले में कहा था दोनों कंपनियों ने कोशिश की और दोनों कंपनियों ने मिलकर के एक नई कंपनी बना ली, दोनों कंपनियों को मिलने की जरूरत थी। लेकिन क्रय में ऐसा नहीं होता। क्रय में किसी एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ अपने व्यापार को मिलाने की जरूरत होती है, और वो जो दूसरी कंपनी के साथ मिलती है, दूसरी कंपनी को पहली के साथ मिलने की अपने स्थिति पर कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी एक मदद के दृष्टिकोण से चाहे तो ए बी को मिल करके आगे चल सकती है, लेकिन यहां पर इनका जो डायग्राम होगा वो कुछ अलग तरीके से बनेगा। ए को कोई फर्क नहीं पड़ता, ए जैसे थी वो वैसे ही रहेगी। बी कंपनी अपनी कोशिश से आकर के ए में मिल जाती है, और जो नई कंपनी है वो अभी भी ए ही रहती है। अस्तित्व और नाम जो समाप्त होता है वो होता है केवल बी का। ए जैसी थी वो वैसे ही रहती है, पहले ए स्वतंत्र रूप पर चलती थी, अब वो बी को लेने के पश्चात काम करती है। होती अभी भी दो के साथ एक ही है, लेकिन उनमें से कोई एक अपना नाम खो देती है, और एक नई कंपनी जो बनती है वो पुरानी ए ही रहती है। इस तरीके के एकीकरण को कहते हैं क्रय का एकीकरण। अर्थात यहां ये मानेंगे ए ने बी को खरीद लिया, क्रय कर लिया। तो इसमें यहां पर कैसे होगा, इसको अगर हम नॉमिनेट करना चाहें तो बच्चों यहां पर बिकने वाली कंपनी है बी, अर्थात ये कहलाएगी हस्तांतरक। और जो ए है वो आगे भी वही कंपनी है, ए ने बी को खरीदा है, तो ए बच्चों यहां पर कहलाएगी हस्तांतरी, ट्रांसफरी। ये हो जाएगी आपकी ट्रांसफरी, और ये हो जाएगी आपकी ट्रांसफरर, ट्रांसफरर। और ये तो ए ही है, अर्थात वो तो हस्तांतरी रहेगी ही रहेगी, वो तो वही रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसका उदाहरण मैं सिंपल दे सकता हूं बच्चों कि देखिए बहुत सारी कंपनियां हमारे आए दिन वजूद में आती रहती हैं, और आए दिन व्यापार में लॉस होने के कारण, हानि होने के कारण वो डूबती रहती हैं, खत्म भी होती रहती हैं। इसी वजह से, इसी डर की वजह से मान लीजिए एक ए कंपनी थी, एक बी कंपनी थी, दोनों ही एक ही प्रकार का मान लीजिए व्यापार करते थे, और एक ही प्रकार का व्यापार करते करते ए ने तो अपने व्यापार में हमेशा सफलता पाई, वो लगातार प्रॉफिट में ही चल रही थी, लेकिन बी ने बीते हुए कुछ समय के दौरान लगातार वो हमेशा हानि में ही चल रही है, लॉस में ही चल रही है, और लॉस में अपनी कंपनी को चला पाना उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन बी यह चाहती है कि उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी भी न जाए, उसके पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, बहुत सारी संपत्तियां हैं, वो भी कहीं बेकार ना हो जाए। इसलिए बी चाहती है कि वो अपनी ही जैसी कार्य करने वाली किसी ऐसी कंपनी के साथ जाकर के मिल जाए जिसे लाभ हो रहा हो, और उसके अंदर स्थित
तो अगर किसी प्रकार की संपत्ति, दायित्वों या किसी प्रकार के कर्मचारियों का कोई भी वित्तीय तौर पर कोई हनन, कोई क्षय ना होने पाए, तो ऐसी स्थिति में बी जो डूब रही थी वह कोशिश करती है, आग्रह करती है ए से कि ए उसे ले ले, खरीद ले। और यदि ए इस बात को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार करने का ए बी को लेने को अगर तैयार हो जाता है और बी की समस्त संपत्तियों एवं दायित्वों को कुछ सीमित शर्तों के दौरान लेकर के अगर बी के साथ वह लेकर के अपना नया व्यापार चलाने को तैयार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के एकीकरण को क्रय का एकीकरण, नेचर ऑफ परचेस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था इनके प्रकार, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेस। अब हम बच्चों इसके अगले बेसिक पार्ट में चलते हैं। इसके बेसिक्स में मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स आपके सर पे हैं तुरंत, और लॉकडाउन की वजह से हम क्लास भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी हमारा मात्र एक जरिया है इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कर लेना। और ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों हम जितनी लंबी क्लासेस खींचेंगे, आप जानते हैं वीडियो इतना लंबा होता है और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाने से वो अपलोड होने में ज्यादा परेशानी होती है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम बेसिक आपको समझाऊं, लेकिन इन शॉर्ट में, थोड़ी सीमित तरीकों से। चलिए हम एकीकरण के प्रकार से वाकिफ हो चुके हैं। दो प्रकार है, एकीकरण विलय के स्वभाव का, एकीकरण क्रय के स्वभाव का, नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेस। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं आता हूं इनके जर्नल एंट्रीज पे, क्योंकि बच्चों ये वाला जो टॉपिक है वो ज्यादातर ये टॉपिक बेस्ड है हमारी नकल बही पे। जिनको नकल बही आती है वो बड़े आसानी से बना लेंगे, जिनको नहीं आती उनके लिए बहुत कठिन होगा। ये नकल बही बच्चों मैं यहाँ लिखने वाला नहीं हूँ, ये नकल बही आपकी बुक में अवेलेबल है। आप बुक खोलेंगे, आपकी इस टॉपिक में बड़े आराम से नकल बही बताएगा, लेकिन उसके बारे में कुछ समझने वाली बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बात करते हैं नकल बही या लेखे करने की। तो बच्चों हम दोनों की पुस्तक में लेखे करेंगे, चाहे वो फिर कौन सी कंपनी हो, हस्तांतरक कंपनी हो, चाहे वो कौन सी कंपनी हो, हस्तांतरी कंपनी हो। ठीक है बच्चों, दोनों, चाहे वो ट्रांसफरर हो, चाहे वो ट्रांसफरी हो, चाहे वो ट्रांसफरर हो, चाहे वो ट्रांसफरी हो, दोनों की पुस्तक में हम जनरल एंट्री देखते हैं। और जनरल एंट्री में बच्चों मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों के दोनों, अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए हस्तांतरक का। हस्तांतरक यानी कि ट्रांसफर कंपनी। बच्चों ये जो कंपनी है ये अपनी पुस्तक में किए जाने वाले नकल बही को दोनों ही प्रकार में एक जैसे करती है। दोनों ही प्रकार कहने का मतलब ये हुआ, चाहे यह क्रय के स्वभाव में करे, चाहे यह विलय के स्वभाव में करे, चाहे परचेस कंडीशन में, चाहे मर्जर कंडीशन में, दोनों ही प्रकार में एक ही तरीके से ये जर्नल एंट्री करती है। इसमें आपको अलग अलग एंट्री याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन वहीं जो हस्तांतरी कंपनी होती है, हस्तांतरी कंपनी जो अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करती है, नकल बही करती है, वो नकल बही बच्चों दोनों ही परिस्थितियों में, क्रय में उसकी चीजें अलग होती हैं और विलय में उसकी जो जनरल एंट्री होती है वो अलग होती है। ऐसा बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हस्तांतरक की पुस्तक में जनरल एंट्रीज को याद करना आपके लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि एक ही प्रकार की एंट्री आपको पढ़नी है और आपको बड़े आसानी से उसमें बहुत ज्यादा कोई खास फेरबदल नहीं करना पड़ेगा और ये एंट्री आपके लिए बन जाएगी। और लेकिन अगर आप हस्तांतरी में जाएं, जो कि ज्यादातर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो हस्तांतरी के केस में अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सवाल आपके सामने आया है वो वो एकीकरण जो है वो विलय के स्वभाव का है या वो एकीकरण क्रय के स्वभाव का है। क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में जो हस्तांतरी कंपनी है, खरीदने वाली जो कंपनी है, वह अपनी अपनी पुस्तकों में नकल बही अलग अलग तरीके से पास करती है। अब जब आप इसकी एंट्रीज देखेंगे बुक में, तो बुक में शुरुआती जो एंट्रीज हैं वो एक दो एंट्रीज तो ये लगभग सेम ही करती है, बदल आता है, फेरबदल आता है केवल इनमें, इस चीज में जो प्रैक्टिकली जो सबसे बड़ा डाउट क्रिएट होता है, एक मध्य में बीच में तीसरे नंबर पर इसकी एक एंट्री बनती है जिसमें कैलकुलेशन किया जाता है जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व सामान्य संचय का। ये लोगों के लिए सबसे बड़ा डाउट होता है, सबसे बड़ी परेशानी होती है। और इसी जनरल रिजर्व को हम लोग कभी जनरल रिजर्व बोल करके कैलकुलेट कर लेते हैं और कभी सामान्य संचय बोल करके कैलकुलेट कर लेते हैं, कभी इसी को पूंजी संचय बोलकर कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब कैपिटल रिजर्व होता है, कहीं कैपिटल रिजर्व के बदले कहीं इसका नाम
गुडविल भी आ जाता है, गुडविल अर्थात ख्याति का भी नाम इसमें आ जाता है। तो बस बच्चों मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूं कि आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इसी चीज में है कि कब उसे जनरल रिजर्व का नाम बोलते हैं, कब उसे कैपिटल रिजर्व पूंजी संचय का नाम बोलते हैं और कब उसे गुडविल अर्थात ख्याति बोलते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पे हम उसी में आने वाले हैं। मैं डायरेक्ट समझाने वाला हूं। हस्तांतरित की पुस्तक में की जाने वाली जनरल एंट्रीज के दौरान कैलकुलेट किए जाने वाले जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल की बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए मैं इसकी बात करता हूं। आइए बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं विलय के स्वभाव के अंतर्गत। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं किसकी पुस्तक में? हस्तांतरी, ट्रांसफरी की पुस्तक है, ठीक है। ट्रांसफरी की पुस्तक में हम लोग उसकी बुक में जनरल रिजर्व के कैलकुलेशन की बात करने जा रहे हैं। कब? विलय के स्वभाव में, मर्जर के केस में, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करें। मैं डायरेक्ट उस तीसरी थर्ड एंट्री की बात कर रहा हूं जहां पर जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन करते हैं। शुरुआती जो दो एंट्रीज होती हैं जिसमें परचेस कंसंट्रेशन के लिए जो एंट्री पास की जाती हैं वो एंट्रीज मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो बड़ी आसान है। वो अपने आप बुक्स में से अगर आप उसमें एग्जांपल में जाएंगे, उदाहरण में जाएंगे तो आप उसको वहां से देखकर भी बड़ी आसानी से समझ पाएंगे और आशा करता हूं कि वो आपको समझ में भी आ रही है। जो मेजर डाउट सेक्शन है मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। यहां पर आ जाते हैं मर्जर में और मर्जर के केस में हम चल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। अब किसकी बुक में है? हस्तांतरी की बुक में। हस्तांतरी यानी कि जो कंपनी लेने वाली है, खरीदने वाली है, वो पता करना चाहती है कि हस्तांतरक कंपनी को लेने से इसे प्रॉफिट हुआ या फिर इसे लॉस हुआ, ठीक। तो कैसे पता करती है? तो यह कंपनी अपने वर्किंग नोट पर, हम वर्किंग नोट की बात कर रहे हैं। वर्किंग नोट में काम ये होगा इसका, ये कंपनी सबसे पहले तो अपना ऊपर परचेस कंसिडरेशन यानी कि क्रय प्रतिफल लिखेगी, ठीक है। इंग्लिश में से बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल लिखेगी। मान लीजिए कुछ भी जो क्रय प्रतिफल है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ भी ले लिया है, एक साइन ले लिया, उसमें क्रय प्रतिफल में यह माइनस करती है हस्तांतरित कंपनी का हस्तांतरक कंपनी का अंश पूंजी, जो कि कहां दिखेगा? उसे उसके चिट्ठे में दिखाई देगा। चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर देखेंगे। इंग्लिश में मैं कहना चाहूंगा इसको शेयर कैपिटल डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब हस्तांतरक कंपनी के अगर आप उसमें बुक देखेंगे तो बुक में हस्तांतरक और हस्तांतरित दोनों का चिट्ठा आपको पुराना बताया जाएगा और हस्तांतरक की चिट्ठे में अगर आप उसकी अंश पूंजी को देखेंगे तो वो अंश पूंजी की बात मैं यहां कर रहा हूं। आपको क्रय प्रतिफल के नीचे इसको लिखना होगा, ठीक है। और फिर आपको यहां से पता लगाना पड़ेगा कि इसमें लाभ हुआ या हानि हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि ए हस्तांतरक कंपनी है और ए हस्तांतरी है और बी हस्तांतरक है। ए ने बी को खरीद लिया। अब मान लीजिए ए ने बी को खरीदने के लिए 10 लाख रुपए दिए। कितने? 10 लाख रुपए। और उसके बदले में बी से पूंजी के तौर पर बताओ उसे सिर्फ 8 लाख ही प्राप्त हुए, ठीक है। 8 लाख ही प्राप्त हुए तो ऑब्वियस सी बात है। आप देखिए यहां पर कम मिला, हमने क्रय प्रतिफल का भुगतान उसको ज्यादा किया 10 लाख, जबकि उसकी अंश पूंजी के तौर पर हमें प्राप्त हुआ केवल कितना? 8 लाख ही। तो यहां पर क्या हुआ? 2 लाख रुपए क्या हो गए? लॉस हो गए, हानि हो गई। किसे? हस्तांतरी को, ए को, ट्रांसफरी को। और ए चाहेगी कि इस हानि की पूर्ति हस्तांतरक ही करे। और कहां से करेगा? ए एक बार ही कोशिश करेगी, यानी कि हस्तांतरी कंपनी कोशिश करती है कि इस हानि की पूर्ति की जाए, इसको सेटअप कर लिया जाए। कहां से? हस्तांतरक कंपनी के लाभ हानि खाता, सामान्य संचय व सामान्य किसी प्रकार का कोई कोष, ठीक है। हस्तांतरक कंपनी के, ट्रांसफर कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट या फिर कोई जनरल रिजर्व, जो कि ऑलरेडी आप अगर बुक में क्वेश्चंस में देखेंगे तो वो ऑलरेडी आपको उसके हस्तांतरक कंपनी के चिट्ठे में आपको दिखाई देगा कि मिलने से पहले
हस्तांतरक कंपनी का हस्तांतरी से मिलने से पहले उसके पास जरूर कोई ना कोई लाभ हानि खाता, कोई संचय, कोई साधारण कोष उसके पास होगा। तो इस चीज का प्रयोग किया जाता है इस हानि की, हस्तांतरी को होने वाले हानि की पूर्ति के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब ए ने बी को लिया, तो ये मैंने दिखाया ए को लॉस हो गया कितने का, 2 लाख रुपए का। तो ए कोशिश करेगा कि इस 2 लाख की पूर्ति यहां से करे, कहां से, बी से, ठीक है। तो बी के पास देखा जाएगा कि उसके चिट्ठे में लाभ हानि खाते में, संचय में और सामान्य कोष में किसी भी प्रकार से कितने पैसे हैं। मान लीजिए हम चिट्ठे से ये सारी चीजें देख करके एक उदाहरण के तौर पर हम ला लेते हैं कि उसके पास केवल 1,50,000 रुपए की राशि ही है, ठीक है। 1,50,000 रुपए की राशि बी के पास में है, तो इस 2 लाख की हानि की पूर्ति में 1,50,000 की पूर्ति की जा सकेगी। और फिर भी जो हमारे पास हानि बचेगी कितने की, 50,000 रुपए की, ये वो नेट हानि होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है अभी भी। तो ऐसी स्थिति में ये जो है एक तरीके से सामान्य, ये हानि ही कहलाएगी और इसका नाम दिया जाएगा सामान्य संचय का नाम दिया जाएगा। और ये आपके उस जनरल एंट्री में जो कि एकीकरण के दौरान हस्तांतरी अपनी पुस्तक में जो जनरल एंट्री करती है उसमें इस सामान्य संचय को आप डेबिट पक्ष में, विकलन पक्ष में जनरल एंट्री में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हानि की पूर्ति नहीं हो सकी। कब? विलय के स्वभाव का एकीकरण चल रहा होगा, हस्तांतरी की पुस्तक में एंट्री कर रहे होंगे, उस एंट्री में जहां पर जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपके इस वर्किंग नोट के दौरान अगर आपको हानि मिलती है और हानि को आप सामान्य संचय बोलेंगे और जनरल एंट्री में डेबिट यानी कि विकलन पक्ष की ओर दिखा देंगे, आपकी जनरल एंट्री बराबर हो जाएगी, इक्वल आ जाएगा। इसके ठीक विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख में 8 लाख गया, हानि तो 2 लाख रुपए की हुई, लेकिन मान लीजिए कि जो हस्तांतरक कंपनी के पास इस तरीके का कोई भी लाभ हानि खाता, सामान्य संचय खाता या साधारण कोष में 1.5 लाख ना होकर के हो सकता है उसके पास 2.5 लाख रुपए हो, ये भी हो सकता है। तो 2.5 लाख रुपए उनके पास तो ज्यादा है, तो इस 2.5 लाख से इस 2 लाख के हानि की पूर्ति बड़े आसानी से की जा सकती है। और यदि आप इस 2 लाख की हानि की पूर्ति करते हैं तब और 50,000 जो बचेगा वो हानि नहीं, वो लाभ कहलाएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि हानि कम है और आने वाले एकत्रित लाभ हमारे 2,50,000 रुपए ज्यादा है। तब ऐसी स्थिति में इस 50,000 को लाभ बोला जाएगा और फिर उस केस में सामान्य संचय को डेबिट में नहीं, फिर उस केस में सामान्य संचय को क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा जनरल एंट्री करते समय। ठीक, किस केस की बात कर रहा हूं मैं? ये विलय की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। विलय में हस्तांतरित की पुस्तक में विलय की स्थिति में जनरल रिजर्व की बात कर रहा हूं। जनरल रिजर्व सामान्य संचय किसी भी पक्ष में लिख सकते हैं, कभी ये विकलन में भी आ सकता है, कभी ये समाकलन में भी आ सकता है। अगर इस तरीके के समायोजन के पश्चात हानि आती है तो विकलन में चला जाएगा और इस तरीके के समायोजन के पश्चात अगर लाभ आता है तो समाकलन में चला जाएगा। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके अगले सेशन में मैं लेने वाला हूं सेम यही चीज, लेकिन अब मैं विलय के स्वभाव को बदल करके इसको क्रय का स्वभाव बनाने वाला हूं। नेचर ऑफ मर्जर जो चल रहा था इसको बदल करके मैं नेचर ऑफ परचेस लेने वाला हूं। देखिए बच्चों, मैंने बदल दिया है, वीडियो ज्यादा लेट ना हो इसलिए मैंने इसे पहले से इसको करेक्ट कर लिया है वीडियो पॉज करके। यहाँ पर देखिए मैंने बदल दिया, क्रय के स्वभाव के एकीकरण में अब हम लोग आ गए हैं सामान्य संचय की कैलकुलेशन में। जनरल रिजर्व इन द नेचर ऑफ परचेस ट्रांसफरी की बुक में ही हम ऑलरेडी समझने वाले हैं क्योंकि हमारा डाउट इसी में रहता है। और आइए वर्किंग नोट में हम फिर से चलते हैं। अब बच्चों कुछ देर के लिए आप अभी मैंने जो इसके समझाया मर्जर के केस में, आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। अब आइए कि अगर परचेस का केस है अर्थात ए ने बी को खरीदा है, अर्थात ए की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी किसी के साथ मिलकर चलने की, परंतु बी डूब रही थी, बी ने ए से आग्रह किया कि हमें ले लिया जाए और ए इस बात पर सहमत होती है। लेकिन वह सहमत होने से पहले बी के सामने बहुत सारी शर्तें रखेगी कि वो कुछ शर्तों के दौरान ही बी को लेकर लेगी, मतलब उसका क्रय करेगी। तो उन्हीं शर्तों के दौरान यदि क्रय तरीकों का निर्धारण भी किया जाएगा और जब इन शर्तों के दौरान किसी एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को लिया जाता है तो वैसे उसे क्रय का स्वभाव कहते हैं। और उस केस में हमारे साथ हस्तांतरी के द्वारा अपने पास होने वाले लाभ या हानि के कैलकुलेशंस में थोड़ी सी प्रोसेस में चेंजेस आ जाती है, मैं उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। परचेस कंसिडरेशन फिर सबसे पहले देखा जाएगा। अभी मैं इसको वही एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए ने बी को खरीदने के लिए परचेस के केस में 10 लाख रुपए दिए हैं, तो फिर हानि और लाभ जानने के लिए यहाँ पर फिर से घटाया जाएगा, लेकिन अब वो नहीं होगा जो पहले था। अब यहाँ पर घटाया जाएगा
शुद्ध संपत्ति, शुद्ध संपत्ति किसकी? हस्तांतरक की। नेट एसेट को यहां पर माइनस किया जाएगा, शुद्ध संपत्ति को घटाया जाएगा, वो भी किसकी? हस्तांतरक कंपनी की। कैसे निकलती है इस चीज को निकालने का कैलकुलेशन मैं क्लासेस में ऑलरेडी बताया हूं, एक शॉर्ट में और समझा देता हूं। यहां पर शुद्ध संपत्ति को निकालने के लिए आपको हस्तांतरक के कुल संपत्ति में से आपको बाह्य दायित्व घटाने होते हैं। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी ओनली, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको शुद्ध संपत्ति विधि के द्वारा, नेट एसेट मेथड के द्वारा भी आपको हस्तांतरक कंपनी का नेट एसेट मिल जाता है। और उसका प्रयोग कैसे करेंगे, कहां पर इसका यूज करेंगे? तो भाई आप इसका यूज यहां पर करेंगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बी को लिया क्रय के स्वभाव में, बी का जब नेट एसेट निकाला गया, शुद्ध संपत्ति निकाली गई, कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व करने से, तो मान लीजिए उसका जो आया है वो आया है केवल कितने का? मान लीजिए 9 लाख रुपए का आ गया है। 10 लाख में कितना घटा रहे हैं हम लोग? 9 लाख रुपए घटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियस सी बात है, ए को क्या हो रहा है? यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है भाई? 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। ए फिर वही कोशिश करेगा, क्योंकि ए की तो ऐसी कोई पर्सनल इंटेंशन, उसकी कोई ऐसी कोई जरूरत तो थी नहीं लेने की, उसने बी का भला करने के नाते ही ए को लिए, बी को लिया। अब अगर उसके भला करने के नाते भी मान लीजिए ए को 1 लाख रुपए की हानि का सामना करना पड़ रहा है, तो जरूर ये कोशिश करेगा कि इस हानि की पूर्ति भी, इस हानि का खजाना भी किसको भुगतना पड़े? बी को भुगतना पड़े, बी ही उसका बियर करे, बी उसका वहन करे। कैसे करेगा? कैसे करेगा? तो अगर समझौता होता है, अगर ए और बी के बीच आपसी समझौते में ये बात भी रखी जाती है कि ए को होने वाले हानि की पूर्ति बी से की जाएगी, तब तो बी इसकी पूर्ति करेगा। कब? क्रय के केस में। लेकिन अगर इनके बीच इस प्रकार से ए को होने वाले हानि की पूर्ति का आपसी कोई समझौता पहले से नहीं हुआ है, तब ऐसी स्थिति में बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, फिर ए अपने पास होने वाली इस हानि की पूर्ति बी के सामान्य संचय, लाभ, हानि या किसी भी प्रकार के साधारण कोष से नहीं कर सकता। कब? जब ए और बी के बीच इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, तब। मैं भी यही मानकर चल रहा हूं कि ए और बी के बीच होने वाले समझौते में ए के द्वारा होने वाली हानि को पूरी करने के लिए इनके आपस में कोई समझौते नहीं हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में इस 1 लाख की हानि को हानि ही कहा जाएगा। और बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, इस प्रकार के हानि या लाभ को अब यहाँ पर सामान्य संचय का नाम कभी नहीं देंगे। अभी ऐसी स्थिति में हम इस हानि को बोलेंगे ख्याति, इंग्लिश में कहते हैं गुडविल। और यदि इसके ठीक विपरीत यहाँ पर हानि नहीं होकर के ये लाभ हो जाता, फॉर एग्जांपल पे किया गया 10 लाख रुपए और जो शुद्ध संपत्ति मिली वो मान लेते हैं कितने का? 12 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति मिल गई। कितने की? 12 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति मिल गई। तो ऐसे में यहाँ पर 2 लाख रुपए हानि ना होकर के ये क्या हो जाएगा? फिर आपका लाभ हो जाएगा। और लाभ को फिर ख्याति नहीं कहेंगे, फिर लाभ को परचेस के केस में हम लोग यहाँ पर कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय यानी कि कैपिटल रिजर्व कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब होने वाले हानि या लाभ के संबंध में फिर हस्तांतरक के पास जाने की और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि जब तो ये बात क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा कोई आपसे समझौता हुआ है या नहीं। सिंपली बीकॉम में आने वाले क्वेश्चंस में इस तरीके के आपस में कोई समझौते वाला सवाल नहीं आता है। मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप नेचर ऑफ परचेस क्रय के स्वभाव का बना रहे हैं, तब आपको क्रय प्रतिफल में से सीधे शुद्ध संपत्ति घटाना है। इसे भी कैलकुलेट करने के तरीके के बारे में क्वेश्चंस में समायोजन में बताया जाता है कि कौन सा तरीका अपनाना है, उस चीज को भी आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। घटाने के बाद होने वाले लाभ या हानि को देखना है। अगर हानि आती है तो मैंने कहा उसको आप गुडविल, ख्याति कहेंगे, और लाभ आता है तो आप उसे पूंजी संचय और कैपिटल रिजर्व बोल सकते हैं। चलिए बच्चों, ये आज के एकीकरण का ये टॉपिक मैं यहीं तक रखता हूँ। मुझे जैसी जानकारी हुई थी आप लोगों से, मुझे यही मालूम था कि शायद यही एक बड़ा मेजर पॉइंट था जो आप लोगों को बड़ा डाउट क्रिएट कर रहा था, बड़ा प्रॉब्लम आ रही थी इस चीज में। मैंने कोशिश की है कि इतने से मैं आपको समझा पाया होऊंगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। बावजूद इसके अगर आप थोड़े बहुत भी अगर कोई डाउट रह गए हों और भी कोई संदेह, कोई प्रॉब्लम आपके अंदर, आपके मन में हो, तो आप जरूर मुझे बताइएगा। हम इसकी फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसके आगे फिर किसी सवाल को लेकर के आपके सामने
पेश होऊंगा और इसको और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।